एक व्यक्ति होता है जो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला होता है, वही जोधपुर जिसे ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर की खूबसूरती इतनी बेहतरीन है कि यकीन मानिए दोस्तों, वहाँ लोग घूमने के लिए फॉरेन कंट्री से भी आते हैं। देश विदेश को लोग जोधपुर को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि है जोधपुर ही कुछ इतना खूबसूरत और इतना हसीन है। लेकिन इसी जोधपुर में एक मोहल्ला होता है गंगड़ा, और उसी गंगड़ा में एक गड्ढा बना होता है जिसे नर्क का गड्ढा कहा जाता है। क्या है उस गड्ढे की पूरी हकीकत, और क्यों जोधपुर पुलिस को कत्ल होने वाले महिला की लाश भी मिल जाती है, वो गड्ढा भी मिल जाता है, कातिल भी मिल जाता है, लेकिन बावजूद उसके ये नहीं पता चल पाता है कि आखिर इस महिला का कत्ल हुआ तो हुआ कैसे, और किस लिए, किस सिचुएशन पर, कौन सी सोच के कारण इस महिला का कत्ल किया गया होता है। इसके बारे में कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार इस महिला के साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों इसकी बॉडी को 6 टुकड़ों में बांटा जाता है और उसके बाद एक एक कर गड्ढे में डाल करके हमेशा हमेशा के लिए उसकी कहानी को क्लोज कर दिया जाता है, यानी दफना कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। बावजूद इसके पुलिस कातिल तक पहुंचती भी है, कातिल को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन कत्ल की जगह कत्ल करने वाला शख्स, सारे लोग पुलिस के सामने। लेकिन कहानी क्या होती है ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। परिवार वाले कहते हैं कि हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमारी पत्नी या हमारी माँ का कत्ल हुआ तो हुआ क्यों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी हम आपको ऐसी बताने वाले हैं, यकीन मानिए बिना किसी वजह की एक महिला का कत्ल हो जाता है, और जब बाद में पुलिस वजह बताती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो क्या है इस पूरी कहानी का राज, और कौन है वो महिला जिसका इस तरीके से कत्ल होता है, और क्यों पुलिस को कातिल मिल जाता है लेकिन उसकी वजह नहीं मिलती है कि कत्ल क्यों होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए हम दोस्तों सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 23 अक्टूबर 2024। ये वही दिन होता है जब गुलाबुद्दीन अपने घर के बाहर खड़ा रहता है और वो थोड़ी देर बाद उसके घर के सामने एक जेसीबी आकर खड़ी होती है। जैसे ही वो जेसीबी आकर खड़ी होती है तो वो एक जगह को मार्क करता है और वहां पर वो 10 बाई 10 का एक गड्ढा खुदवाता है। जैसे ही ये 10 बाई 10 का गड्ढा जेसीबी खोदना शुरू करती है तो आसपास के लोग, मोहल्ले वाले लोग उसी जगह पर आते हैं और ये देखकर समझ नहीं पाते हैं कि गुलामुद्दीन आखिर किस चीज के लिए ये 10 बाई 10 का गड्ढा ठीक अपने दरवाजे के सामने खुदवा रहा है। लेकिन मोहल्ले वालों को भी इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसकी जमीन है, उसका घर है, वो अपने घर के सामने गड्ढा खुदवाए या घर के अंदर गड्ढा खुदवाए, मोहल्ले वालों से क्या, उन्हें तो कोई मतलब नहीं होता है। वो ये सब चीजें देखते हैं और आखिरकार जेसीबी गड्ढा खोदने के बाद गुलामुद्दीन से पैसे लेती है, फिर वापस चली जाती है। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा होता है। मोहल्ले वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है गुलामुद्दीन घर के बाहर कोई लैट्रिन बाथरूम बनवाना हो, इसलिए उसने चैम्बर खुदवाया है 10 फीट गड्ढे का। बात पूरी तरीके से तय हो जाती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है। एक महिला होती है जिसका नाम अनीता चौधरी होता है, और अनीता चौधरी की एक ब्यूटी पार्लर होता है, वो उसकी मालकिन होती हैं। वो आए दिन रोजमर्रा के घर के काम को निपटाने के बाद वो उसी ब्यूटी पार्लर पर जाती हैं और वहां पर अपने समय को व्यतीत करती हैं। जो पैसे आमदनी होती है उससे घर बार चलता, और जितने भी वर्कर इस ब्यूटी पार्लर में काम करती वो सबको सैलरी भी दिया करती थी। ठीक 26 तारीख को भी वो अपने घर से वैसे ही निकलती हैं जैसे वो रोज निकलती हैं, और इसी ब्यूटी पार्लर पर आती हैं, बाकायदा बातचीत करती हैं, सबको उनके काम को समझाती हैं
और उसके तकरीबन दोपहर होते होते वो वहां से निकल जाती है। अब उसके बाद से जब ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक महिला उन्हें लगातार फोन करती है तो ये पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ चली गई। कोई फोन भी नहीं उठाता, बल्कि थोड़ी देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो यहाँ पर तमाम सारे ग्राहक आए होते हैं जिनके पैसे काटने होते हैं, कुछ लोगों को पैसे देने होते हैं। वो सब तो वो महिला करती है अपने हिसाब से, लेकिन वो बार बार अपनी मैडम को फोन भी करना शुरू रखती है। जैसे जैसे वो फोन करती है, समय बीतता है, 1 घंटे 2 घंटे, जब मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आने लगता है तो आखिरकार वो थक हार कर अनीता के पति को फोन कर देती है और कहती है कि देखिए मैम बहुत देर से गायब हैं और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं पैसे काटूं कि उनको फ़ोन करूं कि मैं खुद काम करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कृपया आप उन्हें फ़ोन करके बताइए कि वो जल्दी से जल्दी पार्लर पर वापस चली जाएं। अब जैसे ही अनीता के पति भी फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन वो मोबाइल स्विच ऑफ ही आता है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। आखिरकार पति थक हार करके खोजना शुरू करते हैं अनीता को। दोपहर से रात हो जाती है, रात से शाम हो जाती है, शाम से दिन भी ढल उगाते हैं, यानी 26 से अब 27 तारीख हो जाती है, लेकिन अभी तक अनीता का कोई पता नहीं चल पाता है। आखिर के थक हार करके वो 27 अक्टूबर 2024 को वो जोधपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को कंप्लेन करते हैं कि मेरी पत्नी, जिनका नाम अनीता चौधरी है, वो सुबह निकलती हैं, अपने पार्लर जाती हैं, पार्लर पर दोपहर तक बैठती भी हैं, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चल पाता है। पुलिस खोजना शुरू करती है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में कहीं कुछ पता नहीं चल पाता है। इसी में अचानक एक दिन अनीता की एक सहेली होती है सुमन, और सुमन का फोन अनीता के पति के पास आता है। वो बताती हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसके बारे में वो कुछ बहुत ज़्यादा जानती थी, शायद उसी ने ही उन्हें किडनैप कराया हो। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ भी करती है, कहीं कोई पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उसका हाथ ही नहीं होता इस पूरे मामले में। अब पुलिस थक हार करके सीसीटीवी कैमरे उस ब्यूटी पार्लर से लेकर जहां जहां तक लगे होते हैं, वो 26 तारीख के डेट में जांच कराना शुरू करती है। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतती है तो ठीक 1 से 2 बजे के बीच में एक महिला ब्यूटी पार्लर से निकलती है जो पीले कलर के कपड़े पहने रहती है और एक ऑटो में बेहद सहज तरीके से बैठ जाती है। अब पुलिस उस ऑटो वालों के नंबर को डिटेक्ट करती है, फिर ऑटो वाले से मिलती है, उससे पूछती है कि तुमने इस पीली कलर की महिला को जब बैठाया था गाड़ी में तो इसे कहाँ छोड़ा था। तब वो पुलिस वाले बताते हैं कि इसे हम गंगाड़ा मोहल्ले में ले जाकर छोड़े। तब वो ऑटो वाला बताता है पुलिस वालों को कि मैंने इन महिला को गंगाड़ा मोहल्ले में छोड़ा था। अब पुलिस गंगाड़ा मोहल्ले में जाती है तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चल पाता। जैसे जिसको वो वीडियो दिखाती है, फोटो दिखाती है, तो कहीं कोई पता नहीं, कोई बता ही नहीं पाता कि वो महिला यहाँ आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि मोहल्ला भी बहुत बड़ा था। अब इस बात की तफ्तीश करती है पुलिस कि आखिरकार ये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला गंगाड़ा मोहल्ले में किस लिए गई थी। तब पुलिस को एक चीज सामने दिखती है कि ब्यूटी पार्लर के सामने स्टार ड्राई क्लीनर का एक शॉप होता है जो काफ़ी समय से यहाँ पर रहता है, और उसका जो मालिक होता है वो गंगाड़ा मोहल्ले का ही रहने वाला होता है। अब पुलिस तत्काल उसके पूरे घर का एड्रेस लेती है और उसके घर पर सीधे पहुँच जाती है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, एक महिला दरवाजे को खोलती हैं और पूछती हैं कि जी बताइए सर क्या बात है। तो कहते हैं कि आपके पति जिनका स्टार ड्राई क्लीनर के नाम से एक शॉप है, उसी के सामने एक ब्यूटी पार्लर का शॉप है, उसमें एक महिला काम करती है अनीता चौधरी, जो गायब हो चुकी हैं और उनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है, और उनकी आखिरी लोकेशन इसी गंगाड़ा मोहल्ले में आकर खत्म हो जाती है। क्योंकि दुकान सामने है, आपके पति की उनसे जान पहचान थी, तो आपके पति कहाँ हैं, आप उनके बारे में बताइए। अब वो कुछ बताने में असमर्थ हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कुछ मुझसे छुपा रही है। अब पुलिस आबिदा, उस महिला का नाम होता है, उसको घेरती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। तब वो बताती है कि अनीता की लाश इसी गड्ढे में पड़ी हुई है। अब पुलिस ये जानकर और शॉक हो जाती है कि आखिर इस गड्ढे में अनीता की लाश कैसे पड़ सकती है। पुलिस आनन फानन में जेसीबी मंगवाती है, जेसीबी से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है। जैसे जैसे वो गड्ढा खुदता है तो तकरीबन जब 10 फीट खुद जाता है तो पॉलीथीन के 6
छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और उन्हीं टुकड़ों में अनीता के एक पार्ट यानी किसी में सर रखा होता है, किसी में धड़ रखा होता है, किसी में पैर रखा होता है, किसी में हाथ रखा होता है, इसी तरीके के 6 टुकड़े निकल कर बाहर आते हैं। कपड़े की मदद से अनीता के पति पहचानते हैं कि ये अनीता ही है, क्योंकि वो पीली वाली ड्रेस थी सीसीटीवी में, इससे शिनाख्त तो हो जाती कि अनीता की लाश है। अब आनन फानन में इस पति यानी आबिदा के पति जिसका नाम गुलामुद्दीन था उसको खोजा जाता है। तो वो रेलवे स्टेशन के पास एक दिन पहले एक्टिवा से जाते हुए दिखता है, लेकिन उसकी सीसीटीवी में ये दिखने के बाद उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाता है और आखिरकार पुलिस गुलामुद्दीन को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहता मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैंने क्यों गड्ढे खुदवाए कि उसको तो इसमें काट करके गाड़ दिया। आखिरकार जब थोड़ी कसमकस और आखिरकार पुलिस जब थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बताता है कि मुझे जुआ खेलने की बड़ी आदत थी और मैं जुए में तकरीबन 12 लाख रुपए हार चुका था। अब मुझे वो पैसा भी चुकाना था, मेरे पास कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इधर मैं देखता था कि जब भी अनीता मैडम आती हैं तो अपने गले में तकरीबन आधा किलो के आसपास सोना पहन के आती हैं। तो मैंने सोचा इन्हें घर पर बुलाया जाए। मैं उन्हें घर पर बुलाता हूँ, शरबत पिलाता हूँ जिसमें मैंने बेहोशी वाली दवाई डाली थी। जैसे ही वो शरबत पीती हैं बेहोश हो जाती है, मैं उनका सारे गहने उतार देता हूँ, फिर एक एक कर उनकी बॉडी को 6 पार्ट में काट देता हूँ। काटने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से एक पॉलीथीन मंगाता हूँ। उस पॉलीथीन बैग में तमाम इत्र की शीशियां और इनके बॉडी के एक पार्ट डाल करके उसी गड्ढे में, और हमने रात होने का इंतजार किया और रात में उस सारे पॉलीथीन में उस लाश को फेंका और फिर उस गड्ढे को पाट करके हमने बराबर कर दिया, जिसके में मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। अब आबिदा और गुलामुद्दीन दोनों को पुलिस पकड़ कर लाती है और महज 12 लाख रुपए की उधारी के चक्कर में उसने अपने 20 साल पुरानी दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए जान से मार दिया। और अगर वो अपने तन पर शायद इतने सोने पहनकर अनीता चौधरी अपने शॉप पर नहीं आया करती तो उनकी मौत का कारण ये सोना भी नहीं बनता। तो सोने के चक्कर में जान भी गई और जुआ के चक्कर में जान लेनी भी पड़ी। लेकिन पुलिस को ये बात अभी तक समझ में आई नहीं कि कोई व्यक्ति 12 लाख रुपयों के लिए किसी को अपने घर बुलाकर शरबत पिला करके उसका गला काट के मार देता है। ये कहानी थोड़ी पुलिस को अटपटी लग रही थी। फिर भी इस मामले की जांच चल रही है, आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। फिलहाल गुलामुद्दीन और आबिदा दोनों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।